गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा जीव विज्ञान का पॉइंट है, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने मानव अध्यावरणीय जो तंत्र था उसका जो चैप्टर था 21वां मानव अध्यावरणीय तंत्र, वो हमने पूरा पढ़ लिया था। आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम अगली मानव भ्रूणिकी के बारे में। इकाई है मानव भ्रूणिकी, जो 31 पार्ट से लेकर 34वें पार्ट तक के 4 चैप्टर हैं। और अभी जो हमने पिछला जो पढ़ा और जो हमारी पहली जो हमने इकाई पढ़ी वो पढ़ी मानव कार्य की फर्स्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट है। अभी तक जो हमने पढ़े हैं 21वां, 22, 23, 24 और 25 5 पार्ट पढ़े हैं। वो पूरे जो 5 पार्ट थे वो हमारे कितने अंक के थे? 7 अंक के। कितने अंक के थे? 7 अंक के पार्ट थे। जो अभी तक आज तक हमने पढ़ा वो कितने नंबर का पढ़ा है? 7 नंबर का पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ रहे हैं हमारी जो इकाई मानव भ्रूणिकी, वो जो इकाई है हमारी मानव भ्रूणिकी वो है कितने नंबर की? 5 अंक की। कितने अंक की है? 5 अंक की इकाई है हमारी मानव भ्रूणिकी। और उसका जो मानव भ्रूणिकी का हम पाठ पढ़ रहे हैं, 31वां पाठ जो हमारा है वो है युग्मक जनन। पाठ नंबर 31 है और पाठ का नाम लिखो मानव में युग्मक जनन। पाठ का नाम है हमारा मानव में युग्मक जनन। मानव में युग्मक जनन। पाठ नंबर जो हमारा 31 है वो है मानव में युग्मक जनन। तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं मानव में युग्मक जनन के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है। देखो, लैंगिक जनन में दो विशेष कोशिकाएं भाग लेती हैं जिनको हम युग्मक कहते हैं। मतलब लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है ना, उस जनन की प्रक्रिया में 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं और उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम? युग्मक। मतलब लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाली जो कोशिकाएं हैं, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाली विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? युग्मक कहलाती हैं। क्या कहते हैं? उन कोशिकाओं को हम युग्मक कहते हैं। आगे देखते हैं हम क्या कह रहे हैं इसमें। इन युग्मकों का निर्माण जननों में जर्म कोशिकाओं से होता है। कहाँ पर? कि जो जननों में इन युग्मकों का निर्माण कहाँ पर होता है? जननों में। किससे? जर्म कोशिका से। जननों में जर्म कोशिका से युग्मकों का निर्माण होता है। नर जनन, जो नर जनन है, नर जनन क्या है? वर्षण। और मादा जनन क्या है? अंडाशय। नर जनन तो क्या है? वृषण। और नर जनन जो वर्षण है उसमें किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। और मादा जनन अंडाशय में। मादा जनन अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का। किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का। तो हम देख रहे हैं कि जनन, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। युग्मों का निर्माण जननों में जर्म कोशिकाओं से होता है। नर जनन होता है वृषण और मादा जनन होता है अंडाशय।
नर जनन जो वर्षण है उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, और मादा जनन जो अंडाशय है उसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। आगे देखो, जननों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। किसमें? जननों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। मतलब जननों में जो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया उसको क्या कहा गया? युग्मक जनन कहते हैं। यह युग्मक जनन भ्रूणोद्भवन की प्रारंभिक अवस्था है। किसकी? भ्रूणोद्भवन की प्रारंभिक अवस्था है। भ्रूणोद्भवन की क्या है? प्रारंभिक अवस्था है। कौन? ये युग्मक जनन। अब देखो, जननों की जन्म कोशिकाओं का निर्माण आदि जनन कोशिकाओं से होता है। अब क्या कह रहे हैं कि जननों की जो जन्म कोशिका है उस जन्म कोशिका का निर्माण किससे होता है? आदि जनन कोशिका से। किससे इसका निर्माण होता है? आदि जनन कोशिका से इसका निर्माण होता है। आदि जनन कोशिकाओं से होता है। इन आदि जनन कोशिकाओं का निर्माण बाह्य जननीय होता है। और ये जो आदि जनन कोशिकाएं हैं इनका निर्माण कैसे होता है? बाह्य जननीय। इनका निर्माण कैसा है? बाह्य जननीय। इनका निर्माण कैसा होता है? बाह्य जननीय इनका निर्माण होता है। जैसे कि जननों के बाहर दूसरे स्थानों पर होता है। बाह्य जननीय का मतलब जैसे कि जननों के बाहर दूसरे स्थानों पर, जैसे कि जननों के बाहर दूसरे स्थानों पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाह्य जननीय कहते हैं। ये कोशिकाएं बनने के पश्चात विशाल जननों में प्रवहन करती हैं तथा स्थापित होकर जर्म कोशिकाएं बनाती हैं। अब ये कोशिकाएं बाहर बन गई, वो बनने के पश्चात विकासशील जननों में क्या करती हैं? प्रवहन करती हैं। बनने के बाद यानी बन रही हैं बाहर, और बनने के बाद किस में प्रवेश कर रही हैं? विकासशील जननों में। विकासशील जननों में प्रवेश कर किसका निर्माण कर रही हैं? जर्म कोशिका का। किसका निर्माण करती हैं? जर्म कोशिका का निर्माण करती हैं, यानी जर्म कोशिकाएं बनाती हैं तथा स्थापित होकर जर्म कोशिकाएं बनाती हैं। स्तनधारियों में आदि जन कोशिकाओं का निर्माण मेसोडर्म के यौग से होता है। स्तनधारियों में जो आदि जन कोशिकाएं हैं उनका निर्माण किससे बताया गया है? मेसोडर्म के यौग से। स्तनधारियों में आदि जन कोशिकाओं का निर्माण मेसोडर्म से यौग सेक के पास होता है। मतलब स्तनधारी जो है उनमें जो ये जनन कोशिकाएं हैं उनका निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से यौग सेक के पास। मेसोडर्म से होता है किसके पास? यौग सेक के पास। अब आगे आ रहा है युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है सामान्यतः। एक तो युग्मक दो प्रकार के हमारे पास शुक्राणु और अंडाणु। तो पहला युग्मक जनन शुक्राणु युग्मक बन रहे हैं तो उससे बोलेंगे हम शुक्राणु जनन, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। और दूसरा अंड जनन या अंडाणु जनन। तो पहले सामान्य हमने पढ़ा युग्मक जनन होता क्या है, उसके बाद में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों युग्मक जनन किस प्रकार से काम करते हैं। तो सुनना, युग्मक जनन किसे कहते हैं? कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाली विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनके हम क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक। इन युग्मकों का निर्माण कहाँ पर होता है? जननों में जर्म कोशिकाओं से होता है। जननों में किस में होता है? जर्म कोशिकाओं से।
अब जनद कौन कौन से, एक तो नर जनद और एक मादा जनद। नर जनद वर्षण होता है, इसमें निर्माण शुक्राणु का होता है। मादा जनद अंडाशय होता है, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। अब इन जनदों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। अब सुनना, ये जो जन्म कोशिकाएं हैं उनका निर्माण किससे हो रहा है? आदि जन कोशिकाओं से। आदि जन कोशिकाएं कैसी होती हैं? बाह्य जनदीय। कैसी होती हैं? बाह्य जनदीय। बाह्य जनदीय का मतलब कि इन आदि जन कोशिकाओं का निर्माण जनन अंगों के बाहर होता है और बनने के बाद ये विकासशील हमारी जो जनन अंग हैं उनमें प्रभवन करके, प्रवेश करके उनमें जम जाती हैं, स्थापित हो जाती हैं। तब हम उसे क्या बोलते हैं? जर्म कोशिकाएं कहते हैं। और स्तनधारियों में जनन कोशिकाओं का जो निर्माण है, स्तनधारियों में किसका? जनन कोशिकाओं का निर्माण, जनन कोशिकाओं का निर्माण मीसोडर्म से, किससे होता है? मीसोडर्म से योग से के पास होता है। इस प्रकार से युग्मक जनन है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है युग्मक जनन? 2 प्रकार का होता है। तो अभी देखो आगे इसके बारे में सामान्य जानकारी लिख लो। पहले पाठ का नाम लिखो, पाठ नंबर 31। और ये जो पाठ है हमारा, पाठ का नाम लिखो मानव में युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मक जनन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। इसमें लिखो आगे, पहले लैंगिक जनन में 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। लैंगिक जनन में 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। लैंगिक जनन में 2 विशेष कोशिकाएं भाग लेती हैं जिनको युग्मक कहते हैं, जिनको युग्मक कहते हैं। फिर अलग लाइन में लिखो, अलग लाइन में युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण जनदों में, युग्मकों का निर्माण जनदों में, युग्मकों का निर्माण जनदों में जर्म कोशिका, युग्मकों का निर्माण जनदों में जर्म कोशिका से होता है। जर्म कोशिका से होता है। आगे अलग लाइन में लिखो, नर जनद वर्षण में शुक्राणुओं का, नर जनद वर्षण में शुक्राणुओं का, शुक्राणुओं का तथा मादा जनद अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। मादा जनद अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। आगे लिखो, आगे अलग लाइन में जनदों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को, जनदों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को, जनदों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जनदों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं।
आगे लिखो, यह युग्मक जनन, यह है युग्मक जनन भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था होती है। यह है युग्मक जनन भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था होती है। भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था होती है। प्रारंभिक अवस्था होती है। आगे लिखो अलग लाइन में, जनदों में, जनदों में, अलग लाइन में लिखना, जनदों में जर्म कोशिकाओं का निर्माण आदि जनन कोशिकाओं से होता है। जनदों में जर्म कोशिकाओं का निर्माण आदि जनन कोशिका से होता है। आदि जनन कोशिकाओं 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 से होता है। लिख लिया। आगे लिखो, इन आदि जन कोशिकाओं का निर्माण, इन आदि जन कोशिकाओं का निर्माण कैसा होता है? बाह्य जनदीय होता है। इन आदि जन कोशिकाओं का निर्माण, इन आदि जन कोशिकाओं का निर्माण बाह्य जनदीय होता है। बाह्य जनदीय होता है। बाह्य जनदीय होता है। इन आदि जन कोशिकाओं का निर्माण बाह्य जनदीय होता है। बाह्य जनदीय होता है। आगे लिखो, जैसे कि जनदों के बाहर दूसरे स्थानों पर होता है। बाह्य जनदीय का मतलब क्या हुआ? जैसे कि जनदों के बाहर दूसरे स्थानों पर होता है। जैसे कि जनदों के बाहर दूसरे स्थानों पर होता है। जैसे कि जनदों के बाहर दूसरे स्थानों पर होता है। दूसरे स्थानों पर होता है। आगे लिखो, ये कोशिकाएं बनने के पश्चात, ये बाहर बन गई ना, उसके बाद में क्या होगा? ये कोशिकाएं बनने के पश्चात विकासशील जनदों में प्रव्रण करती हैं। प्रव्रण करती हैं। देखो प्रवेश नहीं लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, प्रव्रण, प्रव्रण करती हैं, या प्रवेश भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। प्रव्रण करती हैं तथा स्थापित होकर, प्रव्रण करती हैं तथा स्थापित होकर, स्थापित होकर जर्म कोशिका, स्थापित होकर जर्म कोशिकाएं बनती हैं। स्थापित होकर जर्म कोशिकाएं बनती हैं। जर्म कोशिकाएं बनती हैं। फिर आगे लिखो अलग लाइन में, स्तनधारियों में आदि जन कोशिकाओं का निर्माण, स्तनधारियों में आदि जनन कोशिकाओं का निर्माण, स्तनधारियों में आदि जनन कोशिकाओं का निर्माण मीसोडर्म से योक सेक के पास होता है। मीसोडर्म से योक सेक के पास होता है।
लिखो, आगे लिखो। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 शुक्राणु जनन और दूसरा है अंड जनन। नंबर 1 है शुक्राणु जनन और दूसरा है अंड जनन। शुक्राणु जनन और अंड जनन। शुक्राणु जनन और अंड जनन। अब डाल लो पहला पॉइंट हमारा, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन। कौन सा जनन पढ़ रहे हैं हम? शुक्राणु जनन। देखो, वृषण में जनन कोशिकाओं से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या करें यहाँ पर? वृषण में जनन कोशिकाओं से, वृषण में जनन कोशिकाओं से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। वृषण में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वृषण में जनन कोशिकाओं से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। फिर आगे है, वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। वृषण में क्या पाई जाती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं। वृषण में क्या होती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। शुक्र नलिकाएं पाई जाती है जिनमें की जननिक उपकला में जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन शुक्र जनन नलिकाओं की जननिक उपकला में क्या पाई जाती हैं? जर्म कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं? जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्योंकि अभी हमने देखा था कि युग्मक निर्माण किससे होता है? जर्म कोशिकाओं से। तो जर्म कोशिकाएं कहाँ पर हैं? वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की जननिक उपकला में। वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की किसमें? जननिक उपकला में जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। शुक्राणु जनन एक सतत प्रक्रिया है, परंतु अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 2 चरणों में विभक्त करते हैं। ये जो शुक्राणु जनन है हमारा, शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन एक है सतत प्रक्रिया है। शुक्राणु जनन एक कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, किसके लिए? अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में विभक्त किया जाता है। इसे 2 चरणों में विभक्त किया जाता है। पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और एक है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, शुक्राणु जनन को ही कहते हैं, ये जो शुक्राणु जनन है उसको ही बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसकी 2 भाग की जो प्रक्रियाएं हैं शुक्राणु जनन की, वो एक तो है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और एक है शुक्राणु का निर्माण। तो पहले तो पढ़ेंगे हम शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस।
स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और दूसरी जो प्रक्रिया है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरी जो प्रक्रिया है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। सॉरी, ये स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसे आएगा, इसमें भी यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस है। और दूसरा है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस ये दूसरा है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। ये दो प्रकार के प्रक्रम हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और फिर पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं हम शुक्राणु पूर्विका निर्माण, और इसको कहेंगे क्या, शुक्राणु निर्माण। मतलब पहले हम शुक्राणु पूर्वी का निर्माण पढ़ेंगे और फिर शुक्राणु पूर्वी से किसका निर्माण पढ़ेंगे, शुक्राणु का निर्माण पढ़ेंगे। ये दो चरण है हमारे, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और शुक्राणु का निर्माण। पहले यहाँ तक हम पढ़े शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, किसे कहते हैं, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। इसका निर्माण किससे होता है, शुक्र जनन नलिकाओं की जन्य उपकला में उपस्थित जर्म कोशिकाओं से होता है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन अध्ययन की सुविधा से हमें इसे दो भागों में पढ़ते हैं। एक है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और दूसरा है शुक्राणु का निर्माण। तो यहाँ तक हम लिखें पहले, फिर हम पढ़ेंगे पहले शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। और शुक्राणु पूर्वी में भी क्या होता है, इसके फलस्वरूप जो द्विगुणित जर्म कोशिका है उससे अगुणित शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। मतलब इसके अंतर क्या होता है, द्विगुणित 2n जो जर्म कोशिका है उससे क्या होता है, अगुणित शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण, अगुणित शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण होता है, या अगुणित जो पूर्व शुक्राणु कोशिका है उनका निर्माण होता है। और ये जो निर्माण की प्रक्रिया है वो कितने चरणों में, 3 चरणों में, कितने चरणों में, 3 चरणों में पूरी होती है। इसके जो 3 चरण है कौन कौन से हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था, दूसरी आती है वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी आती है वो है कौन सी, परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था, ये 3 प्रावस्थाएं हैं। अब हम सबसे पहले इन तीनों के बारे में फिर पढ़ेंगे। तो उससे पहले यहाँ तक जो हमने पढ़ा शुक्राणु जनन के बारे में उसको लिखें, पॉइंट डालो, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, युग्म जनन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस और इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस लिखो, इसमें वृषण में जनन कोशिकाओं से, 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 आगे लिखो, वृषण में जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को
शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। फिर आगे लिखो, वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी जननिक उपकला में जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। जिनकी जननिक उपकला में जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। जननिक उपकला में जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे अगला लाइन लिखो, शुक्राणु जनन एक सतत प्रक्रिया है। शुक्राणु जनन एक सतत प्रक्रिया है। शुक्राणु जनन एक सतत प्रक्रिया है। शुक्राणु जनन एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो चरणों में विभक्त किया जाता है। इसको दो चरणों में विभक्त किया जाता है या दो भागों में विभक्त किया जाता है। दो चरणों में विभक्त किया जाता है। दोनों के नाम लिखो, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। 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 उसमें लिख लेना शुक्राणु पूर्वी का निर्माण कोष्टक में। और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस कोष्टक में लेना शुक्राणु निर्माण। और फिर पहला डालो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। 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 इसमें लिखो, इसके फलस्वरूप द्विगुणित जर्म कोशिका से अगुणित स्पर्मेटिड्स या शुक्राणु पूर्व कोशिका का निर्माण होता है। शुक्राणु पूर्वी को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड्स या शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण होता है। आगे लिखो, यह क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। यह क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। यह क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। 3 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 गुणन प्रावस्था। तीनों के नाम लिख लो, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था।
अब लिखो आगे, पहला डालो गुणन प्रावस्था। अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, गुणन प्रावस्था के बारे में। पहली प्रावस्था डालेंगे गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था में क्या होता है, देखो इस प्रक्रिया में जनन कोशिकाएं अनेक बार समसूत्री विभाजन करती हैं, जिसके कारण कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप निर्मित कोशिका क्या बोलती है, शुक्र जनन या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। मतलब गुणन प्रावस्था के दौरान जनन कोशिकाओं में, जैसे मान लो ये द्विगुणित कोशिका है, तो ये बार बार समसूत्री विभाजन करेगी, बार बार क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी, और समसूत्री विभाजन के दौरान ये अपनी संख्या बढ़ाएगी, और संख्या बढ़ाने से इसके दौरान जो बनने वाली कोशिकाएं हैं वो भी कैसी होंगी, द्विगुणित ही होंगी। कैसी कोशिकाएं होंगी, द्विगुणित कोशिकाएं होंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणन प्रावस्था कहते हैं। कि जैसे 1 से 2, 2 से 4, 8, 16 ऐसी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। कोशिकाओं का क्या हुआ है, केवल गुणन हुआ है। कोशिकाओं का केवल क्या हुआ है, गुणन हुआ है। और इस गुणन प्रावस्था के कारण जनन कोशिकाओं में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। फिर दूसरी प्रावस्था आती है इसकी, कौन सी, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है, इस प्रावस्था के फलस्वरूप जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है, यह एक अल्पावधि प्रावस्था है, इसमें कोई विभाजन नहीं होता। इस प्रावस्था में प्रोटीन और क्रोमेटिन पदार्थों के संग्रह के फलस्वरूप स्पर्मेटोगोनिया, कौन, स्पर्मेटोगोनिया, जो हमारा शुक्र जनन कोशिका थी, वो क्या कर लेती है, आकार में वृद्धि कर लेती है, और उसे हम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट भी इसका क्या होता है, द्विगुणित होता है। मतलब इससे क्या बन रहा है, अब हमारे पास प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स, कहने का मतलब कोशिका है वो अपना आकार बढ़ा रही है। इस प्रावस्था को हम वृद्धि प्रावस्था कहते हैं, और इसे बोला गया है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। प्राथमिक शुक्र कोशिका थी और ये बन गई वृद्धि प्रावस्था के दौरान प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका या प्राथमिक शुक्र कोशिका, या इसको बोला गया है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। किसका निर्माण हो गया, ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कोशिका का निर्माण हो गया। उसके बाद में आता है परिपक्वन प्रावस्था। मुख्य प्रावस्था अब आती है तीसरी प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। इस प्रावस्था में एक द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। कि ये जो हमारे पास प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट था एक, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, ये अगुणित कोशिका बन गई। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ, तो इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका से क्या बन गए, 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स बन गए। क्या बन गए, 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो गया। स्पर्मेटिड्स क्या बोलते हैं उसको, पूर्व शुक्राणु कोशिका। क्या बोलते हैं, पूर्व शुक्राणु कोशिका या शुक्राणु पूर्वी। क्या कहते हैं, शुक्राणु पूर्वी। किसका निर्माण हुआ, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण हुआ। और ये कौन सी प्रावस्था में हुआ, किस प्रावस्था में, परिपक्वन प्रावस्था में।
परिपक्वन प्रावस्था में, किसमें हुआ? परिपक्वन प्रावस्था में ये निर्माण की प्रक्रिया है वो हुई, परिपक्वन प्रावस्था में। आगे लिखो, यहाँ तक ये हमारी तीनों अवस्थाएं हुई। आगे हम इसमें और देखेंगे जो परिपक्वन प्रावस्था है उसमें क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कि किस प्रकार से ये परिपक्वन अवस्था बहुत बड़ी अवस्था है। इसके बाद में हम यहाँ से ये शुक्राणु पूर्वी बन गया ना, इसकी जो दूसरी अवस्था पढ़ेंगे हम, शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया पढ़ेंगे उसमें इसी से क्या बनेंगे, अब हमारे पास चल शुक्राणु बनेंगे। क्या बनेंगे? चल शुक्राणु का निर्माण होगा। तो उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। तो पहले हम यहां तक इसके बारे में शॉर्ट में लिखते हैं। सबसे पहले डालो गुणन प्रावस्था और इसमें लिखो, गुणन प्रावस्था में लिखो इसे इस प्रक्रिया में जनन कोशिकाएं, इस प्रक्रिया में जनन कोशिकाएं अनेक बार, इस प्रक्रिया में जनन कोशिकाएं अनेक बार समसूत्री विभाजन करती हैं। क्या करती हैं? समसूत्री विभाजन करती हैं, जिसके कारण कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। आगे लिखो, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। आगे लिखो, इसके फलस्वरूप निर्मित कोशिकाओं को शुक्रजनन या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसके फलस्वरूप निर्मित कोशिकाओं को शुक्रजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। मतलब ये जो कोशिकाएं बनी ना, उस कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। आगे लिखो, ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, द्विगुणित होती हैं। उससे आगे लिखो, वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था में लिखो, इस प्रावस्था के फलस्वरूप, इस प्रावस्था के फलस्वरूप प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। इस प्रावस्था के फलस्वरूप, फलस्वरूप प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। आगे लिखो अलग लाइन में, यह एक अल्प अवधि की प्रावस्था है जिसमें कोई विभाजन नहीं होता है। यह एक अल्प अवधि की प्रावस्था है जिसमें कोई विभाजन नहीं होता है, जिसमें कोई विभाजन नहीं होता है।
कोई विभाजन नहीं होता है। आगे लग रहा है मेरे को, इस प्रावस्था में प्रोटीन एवं इस प्रावस्था में प्रोटीन एवं क्रोमेटिन पदार्थों का इस प्रावस्था में प्रोटीन एवं क्रोमेटिन पदार्थों का संग्रह कर कोशिका केवल आकार में वृद्धि करती है। कोशिका केवल आकार में वृद्धि करती है। कोशिका केवल आकार में वृद्धि करती है। आकार में वृद्धि करती है। आकार में वृद्धि करती है। आगे लिखो, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स भी द्विगुणित ही होता है। 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 द्विगुणित ही होता है। अगले डालो परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था, इसमें लिखो परिपक्वन प्रावस्था में इस प्रावस्था में एक द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से एक द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। निर्माण होता है। आगे लिखो, इसको पुनः प्रथम व द्वितीय परिपक्वन प्रावस्थाओं में विभाजित करते हैं। मतलब ये प्रथम परिपक्वन प्रावस्था और ये कौन सी हो जाएगी? द्वितीय परिपक्वन प्रावस्था। यानी प्राथमिक जो विभाजन हो रहा है, प्रथम विभाजन हो रहा है, उसको बोल देंगे हम प्रथम परिपक्वन प्रावस्था, और दूसरा विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हो रहा है, उसको हम बोल देंगे द्वितीय परिपक्वन प्रावस्था। तो प्रथम डालो, प्रथम परिपक्वन प्रावस्था। प्रथम परिपक्वन प्रावस्था। प्रथम परिपक्वन प्रावस्था डाल लो। पहले देखते हैं हम क्या होता है इसमें। यार एक जो है वो भी बनाएंगे, लेकिन बाद में बनाएंगे, अभी पूरी हम शुक्राणु जनन पढ़ लें। प्रथम परिपक्वन प्रावस्था। प्रथम परिपक्वन प्रावस्था। प्रथम परिपक्वन प्रावस्था देखते हैं हम। देखो, इसमें अर्धसूत्री पृष्ठ विभाजन होता है, जिसको हम न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। मतलब इस प्रथम परिपक्वन अवस्था में क्या होता है? अर्धसूत्री पृष्ठ विभाजन है वो पूरा होता है इसमें, अर्धसूत्री पृष्ठ।
इसके फलस्वरूप एक द्विगुणित स्पर्मेटोसाइट से 2 अगुणित द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। यानी सुनना इसमें कि हमारे पास एक ये द्विगुणित क्या था, स्पर्मेटोसाइट्स था। अब ये जो स्पर्मेटोसाइट्स था जिसको हमने नाम दिया था क्या, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स, इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में विभाजन होगा और विभाजन होने से 2 अगुणित क्या बनेंगे, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। ये कौन सा था, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ और इससे क्या बन गया, हमारे पास 2 बन गए द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण, 2 अगुणित स्पर्मेटोसाइट्स का द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रथम परिपक्वन विभाजन। अब द्वितीयक जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं हमारे, उन द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। क्या हो रहा है, अर्धसूत्री सेकंड हो रहा है और उसके दौरान अगुणित ही कितने, 2 से 4 कोशिकाएं बन रही हैं और इसे क्या बोलेंगे हम, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स यानी शुक्राणुपूर्वी कोशिकाओं का निर्माण होता है किसमें, द्वितीयक परिपक्वन प्रावस्था में। किसमें, द्वितीयक परिपक्वन प्रावस्था में। तो पहला डालो नंबर 1। नंबर 1 क्या है, प्रथम परिपक्वन प्रावस्था, प्रथम परिपक्वन प्रावस्था। और इसमें लिखो, प्रथम परिपक्वन प्रावस्था में लिखो, इसमें अर्धसूत्री प्रथम या फर्स्ट विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट या प्रथम विभाजन होता है, फर्स्ट या प्रथम विभाजन होता है, प्रथम विभाजन होता है, जिसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, जिसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। आगे लिखो, इसके फलस्वरूप एक द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से, इसके फलस्वरूप एक द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 2 अगुणित द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। 2 अगुणित द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। आगे देखो, दूसरा डालो पे, द्वितीय परिपक्वन प्रावस्था। ये है द्वितीय, यहां से यहां तक की है वो कौन सी है, द्वितीय परिपक्वन प्रावस्था। दूसरी डाल लो, ये तो पहली डाली, ये दूसरी, द्वितीय परिपक्वन प्रावस्था। इसमें लिखो, इसमें अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है। आगे लिखो, इसको इक्वेशनल विभाजन भी कहते हैं। उसको तो न्यूनकारी था, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल विभाजन भी कहते हैं। इक्वेशनल विभाजन भी कहते हैं। किसको, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को।
इक्वेशनल विभाजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या इक्वेशनली तो है, सम्मान्य है, इसलिए इसको इक्वेशनल विभाजन भी कहते हैं। आगे लिखो, इसमें दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से, इसमें दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड्स, चार अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। चार अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। चार अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। यह हो गया हमारा जो शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसका पहला चरण, यानी स्पर्मेटिड्स का निर्माण, यानी शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। अब पढ़ेंगे हम दूसरा, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हो गया, मतलब स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस, और ये स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।